फ्रेंड्स, मैं विक्रम आपका भाई आपका दोस्त। लास्ट वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.2 के 12 क्वेश्चन किए थे। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन करेंगे, तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, यदि एफ एक्स बराबर कितना है cos x माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स cos x 0, 0 0 1, तो आपको यह दर्शाना है कि एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई का जो गुणा है वो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई होता है। तो अब इसे किस तरह से करना है, देखिए आपको ये दर्शाना है। एक बात बहुत कॉमन है जो यहाँ पर दिख रही है, क्या यहाँ पर देखिए, अगर ये x है ना, यहाँ पर अगर ये x है तो इन सब त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो कोण है वो भी क्या है, x है। तो अगर ये y होगा तो इन सबके त्रिकोणमितीय अनुपातों के कोण भी क्या हो जाएंगे, y। तो देखिए हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। एफ एक्स आपके पास गिवन है यहां पर, यानी दिया गया है cos x माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स cos x 0, 0 0 1, ठीक है। और एफ वाई आपके पास है यहां पर cos y माइनस साइन y 0, साइन y cos y 0 0 0 1, ठीक है। ये आपको एफ एक्स और एफ वाई निकल गया। अब आपको क्या करना है, एफ एक्स और एफ वाई को हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो एफ एक्स और एफ वाई को जब आप गुणा करोगे देखिए cos x माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स cos x 0 0 0 1, यहां आपके पास है cos y साइन y 0 माइनस साइन y cos y 0 0 0 1। ये क्लियर हो गया आपको, ये अच्छे से क्लियर हुआ। अब देखिए अब क्या कर रहे हैं, ये समझ में आया ना। अब देखिए क्या कर रहे हैं, x को अब वही वापस गुणा करना है। गुणा करने का तरीका मैं आपको ऑलरेडी इतनी बार बता चुका हूं। इस cos x को किया इस cos y से, तो cos x cos y, फिर इस माइनस साइन x को किया इससे, तो ये माइनस का साइन x साइन y, और फिर इस 0 को इस 0 से किया जो कितना होगा 0। अब ये r1 को c1 से कर चुके हैं हम, अब r1 को c2 से करेंगे। तो cos x को माइनस साइन y से किया तो माइनस साइन y cos x, फिर इस माइनस साइन x को इस cos y से किया तो माइनस का साइन x cos y, और फिर उसके बाद इस 0 को इस 0 से किया तो 0 आया। 0 नहीं लिख रहा मैं, ठीक है। फिर इस cos को इस cos इससे 0 से किया, इस साइन को इससे किया 0, और इसको इससे किया तो 0। तो यहां पर आपके पास आ गया तीसरा अवयव 0। अब इसी तरह से ये भी क्या है, आपके पास r1 प्राप्त हुआ है। अब आपको इसी तरह r2 निकालना है। तो r2 को, यानी कि यहां पर ये जो r2 है इसे c1 से गुणा करते हैं। तो साइन x को cos y से किया, ठीक है। फिर इस cos x को sin y से किया, ठीक, और इस 0 को इस 0 से किया तो 0 हो गया। इसी तरह इस r2 को इससे किया तो sin x को माइनस sin y से किया, फिर उसके बाद इस cos x को इस cos y से किया, और तीसरा अवयव 0 है। ये 0 ये 0 ये 0, ठीक है। यहां पर देखो ये 0, फिर इससे 0 इससे 0, ये 0 आया, फिर ये 0 ये 0 ये 0 गुणा करने पर, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है आपका अभी तक गुणा कमजोर है, उस पर आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। इसको इससे किया 0, इसको इससे किया 0, इसको इससे किया 1। बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है गुणा के लिए पूरा एक वीडियो बनाया था मैंने, वो वीडियो जरूर देखना अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। फिर इसके बाद क्या करेंगे, यहां आप देख सकते हो एक फॉर्मूला बन रहा है
कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, किसका वैल्यू बन रहा है, कॉस एक्स प्लस वाई का। इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, देखिए मैं इसे यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है, तो इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, माइनस का साइन एक्स प्लस वाई, ये जीरो आपके पास आ गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन एक्स प्लस वाई। इसमें इसको देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, उल्टा लिखा हुआ है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो किसका बन गया, कॉस एक्स प्लस वाई का। ये क्या हुआ, जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये वन। अब मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, एक बात बताइए, यहां x था तो यहां x है, यहां y था यहां y है, यहां अगर x y है ये है, तो यहां पर जो फलन होगा वो भी क्या होगा, x प्लस वाई, और ये आपका क्या है, राइट हैंड साइड। समझ में आया, बड़ा इजी था। क्या करना है, सबसे पहले अगर x में फलन दिया है तो x में लिखा लिया, फिर हमने उसको y में बदला, फिर उसके बाद दोनों का गुणा किया और आपको मिल गया। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या क्या है, दो स्टेप, अगर आपको गुणा नहीं आता है तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तब भी आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, और ये दोनों मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। ये देखिए, ठीक है, स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां आपको ये बताना है कि इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा आपस में बराबर नहीं होता है। ऐसे क्वेश्चन हम और भी कर चुके हैं, यहां पर कुछ नया नहीं करना है, सिंपल गुणा कर दीजिए। देखिए सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, इस 5 को इस 2 से गुणा किया 10, फिर इस -1 को इस 3 से गुणा किया, कितना है, -1 को 3 से किया -3, क्लियर हो गया, खत्म। फिर R1 को ही किससे करेंगे, C2 से, तो 5 को 1 से किया 5, और -1 को 4 से किया तो -4। इसी तरह से अब इसको R2 को हम C1 से कर रहे हैं, तो 6 दूनी 12 और 7 तिया 21, और इसको इससे किया तो 12 और इसको इससे किया तो 21। अब 6 को इस 1 से करें तो 6 एकम 6, और 7 को 4 से करेंगे तो 7 चौक 28, ये आपको मिल गया। और ये यहां पर देखिए 2 पंजे 10, 6 एकम 6, क्लियर। ऐसे 2 को -1 से करेंगे तो -2, और 1 को 7 से करेंगे तो +7। ऐसे 3 पंजे 15 और 6 चौक 24, 3 एकम 3 और 7 चौक 28, ये क्लियर हो गया। फिर 10 में से 3 गया 7, 5 में से 4 गया 1, ये हुआ 3 यहाँ हो गया, 2 और 1 3 यहाँ हो गया। 28 और 6 कितने होते हैं, 28 और 2 30, और 4 34, 16, 5, 4 और 5 9, 2 और 1 3, 28 में से 3 गया तो यहाँ आ जाएगा 25। अब आप देख सकते हो ये दोनों बराबर नहीं है, ये क्लियर हो गया आपको, ये दोनों बराबर नहीं है, और बराबर नहीं है तो आपको यही बताना था इसमें बराबर नहीं है। 3 गुणा 3 की मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन आप ट्राई करोगे, फिर भी नहीं आता है तो मुझे बताओगे आप कमेंट सेक्शन में, मैं आपको उसका भी वीडियो अगर अवेलेबल करा के दूंगा। 3 गुणा 3 के मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन आप करोगे, अगर फिर भी आपको डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे या व्हाट्सअप करोगे, मैं आपको जरूर उसका सॉल्यूशन दूंगा। 3 स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, a² - 5a + 6i ज्ञात कीजिए यदि a बराबर कितना है, इतना है। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे यहाँ पर a², और a² कितना होता है, a गुणा a क्या है, ये पूरी मैट्रिक्स, ये पूरा अवयव। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, मैथ्स का नियम है, गणित का नियम है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो आपने 90% जंग तो वैसे ही जीत, सॉरी 50% जंग तो आपने वैसे ही जीत ली। क्योंकि अगर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया तो आप खुद सोचिए किस तरह से आप करोगे, क्लियर है। चलिए यहाँ पर देखिए a² बराबर a गुणा a हुआ, ये आपके पास आया, इसे आपने लिखा, इस 2 को इस 2 से किया 4, यानी R1 को C1 से कर रहे हैं, इस 2 को इस 2 से किया 4, इस 0 को इस 2 से किया 0, इस 1 को इस 1 से किया 1। अब R1 को किससे कर रहे हैं, C2 से, इस 2 को इस 0 से किया 0, इस 0 को इस 1 से किया 0,
और फिर इस एक को इस -1 से किया -1, ठीक है। फिर इस 2 को इससे यानी C3 से कर रहे हो, इस 2 को इस 1 से किया 2, इस 0 को इस 3 से किया 0 और 1 को 0 से किया 0। अब R2 को एक बार किससे करेंगे, C1 से, तो 2 दूनी 4 और ये 2 और ये 3। R2 को किससे करेंगे, C2 से, तो 2 को 0 से किया 0, 1 को 1 से किया 1 और 3 को -1 से किया -3। फिर R2 को करेंगे C3 से, 2 को 1 से किया 2, 1 को 3 से किया 3 और 3 को 0 से किया 0। क्लियर हुआ। फिर अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे R3 को, एक बार C1 से करेंगे तो 1 को 2 से किया 2, -1 को 2 से किया -2 और 0 को 1 से किया 0। क्लियर हुआ। देन नेक्स्ट 1 को 0 से किया 0, -1 को 1 से किया -1, 0 को -1 से किया 0, 1 को 1 से किया 1, -1 को 3 से किया -3, 0 को 0 से किया 0। ये आपने मान निकाल लिया, इसे आप लिख लीजिए और फिर आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व। 4 और 1 5, यहाँ -1 और ये 2, 4 और 2 6 और 3 9, -3 + 1 -2, 3 और 2 5, ये तो 0 हो गया, ये -1 हुआ और ये -2 हो गया। ये आपने निकाला A²। अब क्या करेंगे, अब हम इस समीकरण में रख देंगे। समीकरण में रखना तो आसान है। देखिए A² -5A + 6I। मेरे पास जगह है, थोड़ी सी शॉर्ट है यहाँ पर बोर्ड पर, इसलिए मैं इसे इधर उधर लिखता रहता हूँ। तो आप बिल्कुल एक बार एक नोट्स की तरह बना लीजिए, ताकि एग्जाम टाइम में आपको बार बार कोई पासबुक को रटना नहीं पड़े। क्योंकि आपके हाथ से बनाए हुए नोट्स जब आप एग्जाम में देखते हो तो आपके हाथ से, जब हम हाथ से किसी चीज़ को लिखते हैं तो आपके हाथ में और माइंड में कनेक्शन हो जाता है। बोर्ड के टाइम पे जब आप उन्हीं नोट्स को पढ़ते हो तो इससे आपका डबल फायदा होता है। सोने पे सुहागा, एक के साथ एक फ्री। एक बार तो आपको ऑलरेडी पढ़ा हुआ और दूसरी बार आप एग्जाम टाइम में पढ़ते हो, तो 2 बार जब आप किसी को पढ़ते हो तो वो लगभग 80% आपको याद हो जाती है। A² हमने लिखा है यहाँ पर 5 -1 2, 9 -2 5, 0 -1 -2 माइनस। अब इस 5 को इस A से गुणा कर देते हैं, तो 5 दूनी 10, फिर 0, फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, फिर ये 3 5 दिया 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और ये 0, ये 6। I क्या है, तत्समक अवयव। तत्समक अवयव आपको बताया था, इकाई अवयव। तो यहाँ पर अगर ये 3 गुणा 3 का एक अवयव है तो ये भी कितना होगा, 3 गुणा 3 का। तो ये हो जाएगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब क्या करना है, अब तो आप लोग जीनियस हो ही, अब आपको डायरेक्ट ही लिखना है, बस आंसर लिख दीजिए। अब तो देखिए ये माइनस ये प्लस ये, तो 5 में से 5 -10 + 6, ऐसे -1 -0 + 0, तो -1 2 -5 + 0, इसी तरह 9 -10 + 0, इसी तरह -2 -5 + 6, 5 -15 + 0, 0 -5 + 0, -1 -5, यानी ये +5 हो जाएगा, -1 +5 हो गया, और फिर उसके बाद ये कितना हुआ 0, देन 0 -2 -0 + 6। अब इसे जोड़ के लिख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए 6 और 5 11 में से 10 गया तो 1, वो -1, वो -3, ये -1, 5 और 2 7 -1, वो -5, ये -5,
ये 4, 6 में से 2 गया 4, तो इसका यहाँ पर ये कितना आएगा 5, ये आएगा -10। जो मान प्राप्त हुआ वो क्या है ये। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a बराबर आपको दिया है 3 - 2 4 - 2 और i बराबर आपको ये दिया है, तो a² बराबर ka - 2i है। आपको k का मान ज्ञात करना है ताकि ये समीकरण बराबर हो। बड़ा सिंपल कंसेप्ट है। सबसे पहले क्या करेंगे, a² ज्ञात करेंगे। a² a डॉट ए कितना है आपके पास 3 - 2 4 -2, 3 - 2 गुणा कीजिए। इस 3 को R1 को C1 से किया, 3 तिया 9, -2 को 4 से करोगे तो -8, फिर इस 3 को इस 2 से किया -6, इस 2 को इस 2 से किया +4, इस 4 को इस 3 से किया 4 तिया 12, -2 को 4 से किया -8, 4 को 2 से किया -8, 2 को इससे किया तो कितना आ जाएगा +4। चेक कर ले, इस 3 को इस 3 से किया 9, फिर इसको इससे किया तो 2 चौक 8 माइनस का, फिर इस 3 को इस 2 से किया ये 6 आ गया माइनस का, फिर -2 को इस -2 से किया +4 आ गया, इस 4 को 3 से किया 12, -2 को इससे किया 8, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4। ये समझ में आया। अब क्या करना है, 9 में से 8 गया 1, 6 में से 4 गया 2, 12 में से 8 गया 4 और 8 में से 4 गया तो -4, 9 में से 8 गया 1, 6 में से 4 गया 2, 12 में से 8 गया 4 और -8 में से 4 गया तो -4। ये आपने निकाला a²। ठीक है। अब इस समीकरण में आपको दिया हुआ है a² बराबर ka - 2i। ठीक है, a² का मान रख दो यहाँ 1 - 2 4 -4 ka है। इसका मतलब ये क्या है, एक अदिश से गुणा हो रहा है k से, तो हम एक अदिश से इसको गुणा कर देते हैं। समझ में आ रहा है। k से गुणा किया तो ये कितना बन जाएगा 3k - 2k 4k - 2k, -2 को इस i से गुणा कर दो तो 2 0 0 और 2। ये आपको समझ आ रहा है, क्लियर एकदम अच्छे से। देखिए नेक्स्ट अब क्या करेंगे, 1 - 2 4 -4, इस 3 के में से 2 को माइनस कर दो, 3 के -2, इसमें से इसको माइनस कर दो -2 के -0, 4 के में से 0 माइनस कर दो और -2 के -2। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब आप ये देखो, इसकी कोटि क्या है 2 × 2, इसकी कोटि क्या है 2 × 2, ये क्या है आपस में बराबर। जब समान है तो किसके लिए समान है। अब यहाँ पर आप चाहो किसी के लिए भी निकाल सकते हो। देखिए मान लीजिए ये 4k है, ये 4 है, तो 4k बराबर 4, 4 का k का मान आ गया 1। समझ में आया, बड़ा इजी सा था। अगर मैं इसको और इसको बराबर रख रहा हूं तो 3k बराबर 3 और k का मान 1। अगर मैं इसको और इसको बराबर रख रहा हूं तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा एक बार, k का मान 1। अगर मैं इसे बराबर रख रहा हूं तो -2k - 2 बराबर -4, इसको उधर भेज दो तो ये -2k - 4 + 2, -2k बराबर -2, ये कट गया तो k का मान आ गया 1। अब मैंने तो ये सारे आपको k के मान निकाल के दिए। आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। आपको किसी भी एक अवयव को, किसी भी एक संगत अवयव को बराबर रखना है, k का मान निकालना है, सिर्फ इतना ही करना है। और ये बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको कहा ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड में आता है ये क्वेश्चन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a बराबर इतना है और i + a बराबर i - a है और ये दिया है। क्वेश्चन को अगर आपको समझ में आया, मैंने कहा आपने आधी जंग जीत ली। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, आपको दिया किस में है 10 में, आपसे पूछ किस में रहा है
साइन और कॉस में। तो यानी दे अलग रखा है और पूछ अलग रखा है। तो हम क्या करेंगे, हम एक कॉमन मान लेते हैं। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं हुए तो ये क्वेश्चन करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल साफ साफ, कोई इसमें लाग लपेट वाला सीन नहीं है। करना क्या है, देखिए आई क्या है, यहाँ पर इकाई अवयव है। क्लियर, आई यहाँ पर इकाई अवयव है जिसका कोटि जो है वो 2 गुणा 2 की है। हम एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, माना, ताकि बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, इसे हम टी मान लेते हैं, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, ध्यान से सुनना ना। अब हमने क्या किया, अब हम निकालते हैं, ये आपको दर्शाना है तो हम आई प्लस ए निकालते हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड, उल्टा हाथ है ना, ये वाला। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सॉरी इकाई अवयव, 1 0 0 1। इसे मैं पूरा लिख देता हूं एक बार, आई प्लस ए। आई क्या है आपका 1 0 0 1। और अब आपके पास ए क्या हुआ, ए आपके पास ये जो है ये टी की फॉर्मेट में हो गया, यानी tan अल्फा को हमने क्या लिख दिया, टी। तो ये यहां से क्या बन जाएगा, 1 प्लस 0 1, 0 माइनस टी, 0 प्लस टी, टी 1 प्लस 0 1। ये समझ में आया, ये हमने क्या निकाल लिया, आई प्लस ए। ठीक है, अब आपकी आधी प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो चुकी है। कैसे, अभी देखते हैं। देखिए यहाँ पर अब आपको आई माइनस ए निकालना है, तो हम क्या करते हैं, आई माइनस ए निकाल लेते हैं, ये इसे पूरा लिख लेते हैं साथ में। ठीक है, आई माइनस ए, ये हमने राइट हैंड साइड लिखा, आई माइनस ए, और ये कितना दिया है, कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, साइन एल्फा कॉस एल्फा। अब अगर आपको ये समझ में आया तो एक सबसे पहले फॉर्मूले देख लीजिए कौन कौन से अप्लाई होंगे यहाँ पर। अब ये फॉर्मूला या तो आपको याद होगा, नहीं होगा तो देखो, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, tan की टर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। अगर ये 2 थीटा है तो 1 थीटा ये रहा, 1 थीटा ये रहा। और अगर ये अकेला थीटा हुआ तो ये आधा हो जाएगा, थीटा बटा 2। समझ में आया, क्लियर हुआ। अब इसी तरह tan की बात करते हैं, साइन की बात करते हैं। साइन 2 थीटा बराबर कितना होता है, tan की टर्म में 2 tan थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर ये आधा हुआ तो ये भी आधा हो जाएगा, ठीक है। अब यहां देखो, ये कॉस एल्फा है, आधा है एंगल, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको भी आधा कर देंगे। अब मैं यहां पर देखिए, ये जो आई है ना, इस आई माइनस ए को मैं यहां से डायरेक्ट लिख रहा हूं। अगर इसकी जगह माइनस होगा तो ये माइनस आ जाएगा, ताकि जगह भी कम होगी और आपका काम भी हो जाएगा। तो एक इसको माइनस मान लेते हैं, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस माइनस टी प्लस टी। ये आई माइनस है ना, इसलिए ध्यान रखना ये आई माइनस है, ये आई प्लस है, लेकिन मैं इसको माइनस ही मान रहा था कि बार बार नहीं लिखना पड़े। 0 माइनस टी 1 प्लस 0 1, ये आपके पास आया। अब कॉस एल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस एल्फा को देखो वहां से क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अब tan थीटा को तो हम क्या मान चुके हैं, tan अल्फा बाई 2 है ना, इसे तो हम t मान चुके हैं। तो यहां पर इसकी जगह कितना आ जाएगा, t आ जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर बटा 1 प्लस टी स्क्वायर। ये माइनस है तो माइनस 2t बटा 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर ये साइन है तो ये 2t बटा 1 प्लस टी स्क्वायर। ये कॉस है तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर बटा 1 प्लस टी स्क्वायर। ये आपको उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा अच्छे से। ये प्लस है, इसको मैं हटा रहा हूँ, प्लस का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। ये क्लियर हो गया आपको अच्छे से। अब हम आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे आपस में गुणा करते हैं। लेकिन एक बात बताओ, आपको लग रहा है कि इसको हम गुणा करेंगे तो हम गलती नहीं करेंगे? इतनी बड़ी कैलकुलेशन में जब आप एग्जाम के टाइम में सॉल्व करते हो तो गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं।
क्या करें, छोटा कर लेते हैं। कैसे? छोटा करने की मशीन है हमारे पास। देखिए अगर मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, टी स्क्वायर इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, इन चारों से बाहर निकाल लेते हैं तो ये बन जाता 1/1 प्लस टी स्क्वायर। ये आपके पास ऐसा कैसा आ गया, और इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t 1 माइनस टी स्क्वायर। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आया होगा। इसके बाद वाला स्टेप क्लियर है? आगे देखो, अब क्या कर रहे हैं, 1/1 प्लस टी स्क्वायर तो ऐसा कैसा आ गया, ठीक है। इस 1 को इससे गुणा करो 1 माइनस टी स्क्वायर, इस t को इससे गुणा करो प्लस 2t स्क्वायर, फिर इसी r1 को इससे गुणा करते हैं तो इस 1 को इससे किया तो माइनस 2t, और इसको इससे गुणा किया तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का t माइनस टी क्यूब। इसको यानी r2 को इससे गुणा किया तो 1 माइनस टी स्क्वायर, और इस 1 को इससे किया तो प्लस 2t। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? इसको सबसे पहले इससे गुणा किया तो ये आ जाएगा, 1 मिनट, इस R2 को इससे गुणा किया तो माइनस टी को इससे गुणा किया तो माइनस का t और प्लस का टी क्यूब। इस 1 को इससे गुणा किया तो ये आ जाएगा 2t, इस माइनस टी को इससे गुणा किया तो माइनस माइनस प्लस 2t स्क्वायर, और इस 1 को इससे किया तो ये बन जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। ये क्लियर हो गया? फिर हमने क्या किया, समझना, अब 2t स्क्वायर में से 1t स्क्वायर जाएगा तो 1t स्क्वायर बच गया, इस 2t में से 1t गया तो बच गया 1t, है ना, और ये बच गया आपके पास टी क्यूब प्लस टी क्यूब, और इसमें से अगर मैं t कॉमन ले लूं तो ये बच जाएगा a प्लस टी स्क्वायर। तो मैं यहाँ कितना लिख दूं, t गुणा 1 प्लस टी स्क्वायर। इस 2t में से 1t गया तो बच जाएगा माइनस का t, और ये बच जाएगा माइनस का टी क्यूब। इस पूरे में से अगर मैं माइनस टी कॉमन ले लूं तो बच जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, तो यहां लिख दो माइनस टी। इस 2t स्क्वायर में से 1t स्क्वायर गया तो बच गया t स्क्वायर प्लस 1। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, सब में 1 प्लस टी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल दो सबको। इसके बाद वाला स्टेप है तो 1, इन सबको 1 प्लस टी स्क्वायर को बाहर निकाल दिया तो यहां क्या बच गया, 1 माइनस टी और 1, ये तो हो गए, कट गए। और इसको देखो और इसको देखो, देखो मजा आएगा देखने में, एक जैसा दिखता है। इतना सारा करने के बाद जब हम करते हैं तो बहुत अच्छा सा फील होता है। तो ये आपका हुआ राइट हैंड साइड और ये आंसर आ चुका है आपका। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझो आप, हमने क्या किया। अगर आपको ये फॉर्मूले याद नहीं है, अगर आपको ये फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर शायद इस क्वेश्चन को करना थोड़ा सा असंभव सा है आप लोगों के लिए। आप समझ सकते हो कि इसमें अगर इस फॉर्मूले का रोल नहीं होता तो आपको बार बार एक तो 10 लिखना पड़ता और फिर आप गलती करते। आप देख सकते थे यहाँ पर मेरे से भी गलती हुई थी एक बार, तो मानते हो इस चीज को, यहाँ पर मिस्टेक हुई थी। तो आपको बहुत ध्यान से करना पड़ता है गुणा, बहुत ध्यान से गुणा करना पड़ता है, फॉर्मूलों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। और एक कब होता है, जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हो और कंसंट्रेट हो। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 को आप अपने ऊपर लीजिए और फिर उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आप जल्दी कर पाओगे। क्वेश्चन समझिए, आपके पास 30,000 रुपये हैं, ठीक है, आपके पास 30,000 रुपये हैं। आपको 2 अलग अलग बॉन्ड में निवेश करना है। आपके पास 30,000 रुपये हैं, आपको 2 अलग अलग बॉन्ड में निवेश करना है। पहला बॉन्ड आपको 5% वार्षिक ब्याज देता है, दूसरा बॉन्ड आपको 7% वार्षिक ब्याज देता है। देखिए, मान लीजिए आपके पास 30,000 रुपये है, एक आपको 5% देता है और दूसरा आपको 7% देता है। आपको इस 30,000 रुपए को इस तरह से बांटना है। अब देखिए, एक बार अगर इसमें दिया होता कि कितना ब्याज मिलेगा 7% पे 5% पे तो आप बता सकते हो, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ये कह रहा है कि आपको सिर्फ 1800 रुपये ही चाहिए। 2 केस बता रहा है, ये बता रहा है कि पहले तो आपको इस तरह से बांटना है कि पहले केस में आपको 1800 रुपये ब्याज प्राप्त हो और दूसरे केस के अंदर आपको कितना हो,
2,000 रुपये ब्याज प्राप्त हो। ये क्वेश्चन समझ में आया? क्या है? 30,000 रुपये है। 30,000 रुपये को दो उसमें अलग अलग भागों में बांटना है और पहले भाग को किसके अलग, जैसे 5% और 7%, दो अलग अलग इसमें बांटना है ताकि आपको पहले वर्ष में जो ब्याज प्राप्त हो वो 1,800 रुपये हो। एक केस तो ये हो गया। और दूसरा केस है, दूसरे वर्ष में आपको ब्याज प्राप्त होना चाहिए कितना? दूसरे वर्ष में आपको ब्याज प्राप्त होगा 2,000 रुपये। तो यहाँ पर एक ही क्वेश्चन के दो अलग अलग पार्ट है, पहले 1,800 रुपये प्राप्त कर रहा है, फिर 2,000 रुपये प्राप्त कर रहा है। तो हम इसे करते हैं, देखिए, माना पहले निवेश में पहले बॉन्ड में निवेश की गई राशि X रुपए, ठीक है। दूसरे बॉन्ड में निवेश की गई राशि 30,000 माइनस एक्स। ऐसा क्यों हुआ? 30,000 माइनस एक्स क्यों आया? बड़ा सिंपल है। मान लीजिए आपके पास 10 रुपए है, मैं कह रहा हूं इसमें से कुछ रुपए ले लो, जैसे इसमें से कुछ रुपए ले लो और बचे हुए रुपए आप मुझे दे दो। तो कुछ रुपए आपने लिए तो 10 माइनस एक्स, ये बचे हुए रुपए मेरे पास आएंगे। समझ में आया? आपने कुछ लिए कितने? एक्स, बचे हुए रुपए कितने हैं? 10 माइनस एक्स। ऐसा क्यों करते हैं हम? उसके पीछे का कारण समझो, लॉजिक समझो। लॉजिक है कि जब राशियां, देखिए चर और अचर मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, जब चर राशियां कम होगी तो समीकरण कम बनेगी और समीकरण कम बनेगी तो उसको हल करना आसान होता है। इसलिए यहां पर हम एक ही चर की बात करेंगे या एक ही वेरिएबल की बात करेंगे। तो ये समझ में आया? पहले बॉन्ड में निवेश की गई राशि X रुपए है और दूसरे बॉन्ड में निवेश की गई राशि 30,000 माइनस X रुपए, ठीक है। अब आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, देखिए मान लीजिए पहले बॉन्ड में कितना X, दूसरे बॉन्ड में 30,000 माइनस X, ठीक। और यहां पर आपके पास आ गया 5% और 7% और बराबर आपके पास आ गया 1,800। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों लिखा, ये ऐसा क्यों नहीं लिखा गया, ये ऐसा क्यों नहीं लिखा गया? इसके पीछे का लॉजिक समझो। अगर मैं इसको गुणा करूंगा तो ये बनेगा, देखिए इसको गुणा करते हैं तो क्या बनता है, इसको इससे गुणा होगा तो 5% है, तो हम लिख लेते हैं 5/100 गुणा x लिख लेते हैं, प्लस का साइन लगाएंगे, ये इससे गुणा होगा तो 7/100 गुणा 30,000 माइनस एक्स, ऐसा ही होगा। और बराबर आपके पास आ गया 1,800। अब ये देखो, ये पैसा और ये पैसा दोनों मिलके कितना ब्याज मिलेगा? 1,800। लेकिन जब मैं इसको इस तरह लिखता हूं और इस तरह लिखने के बाद आपको जब भी कुल अमाउंट निकालना होता है ना, तब हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर अकेले की बात होगी, पहले ये इससे करोगे तो ये हो जाएगा 5/100x, ठीक है। और फिर ये अब ये इसको इससे गुणा किया, अब इसको इससे गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 7/100x, फिर इसको इससे करेंगे तो ये एक 2 गुणा 2 की मैट्रिक्स अलग ही बन जाएगी, जो कि संभव नहीं है। अब अगर ऐसा हुआ तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते ना, इसलिए हम इसको इस फॉर्मेट में लिखा, याद रखना ये यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 5x + 7 30,000 माइनस एक्स बराबर, इस 100 को यहाँ से कॉमन निकाला और इस 1,800 के पास भेज दिया तो ये हो जाएगा 1,800 और ये 100, 2 जीरो और लगा दिए। अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 5x + 7 × 21 और 4 जीरो और आ गए, -7x बराबर 1,80,000। ये क्लियर हुआ? अब आप यहाँ देख सकते हो क्या, देखिए 5x और 7x है तो ये तो बच गया -2x, ठीक है। इसको अगर आप उधर भेज दोगे तो ये हो जाएगा 1,80,000 - 2,10,000, ठीक है। आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -30,000, ठीक है। ये क्लियर हुआ? इस 30,000 से ये कट गया तो x बराबर आ गया, इस 2 से इसको काट दोगे कितनी बार कटेगा? 15,000, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 3 जीरो, तो x बराबर 15,000 आ गया। और ये दूसरा था ना, ये 30,000 माइनस x, ये एक तरह से y हो गया, और ये भी कितना आ गया? 15,000। तो पहले बॉन्ड में निवेश होगा 15,000, दूसरे बॉन्ड में निवेश होगा 15,000, तब जाकर आपको 1,800 रुपए ब्याज मिलेगा।
समझ में आया? पहले बॉन्ड में निवेश होगा 15,000, दूसरे बॉन्ड में निवेश होगा 15,000, यानी दोनों में समान रूप से निवेश करोगे, यानी समान समान राशि निवेश करोगे तो आपको 1,800 रुपए का ब्याज मिलेगा। अब अगर मुझे 2,000 का ब्याज चाहिए, लालच आदमी है, लालच तो करेगा ही, तो अगर मुझे 2,000 का ब्याज चाहिए तो मैं क्या करूं? तब देखिए हम इसे किस तरह से करेंगे, इसे नोट कर लीजिए एक बार। चलिए ये देखिए, मान लीजिए अब आपको निवेश करना है इस तरह से, और यहां पर बस अब ये यहां पर चेंज हो जाएगा, 2,000 आ जाएगा बस, और कोई चेंजेस नहीं होगा। तो यहां पर इसको हम वापस उसी फॉर्मेट में लिख लेते हैं। तो 5/100 और ये x, इसको लिख लेते हैं 7/100, 30,000 माइनस x बराबर 2,000। ये समझ में आया? फिर हमने क्या किया, हम लिख सकते हैं इसको 5x प्लस 2,10,000 और यहां पर आ जाएगा माइनस 7x बराबर 2,000। और ये जो 100 था, इस 100 को यहाँ भेज दिया तो 2 जीरो और लगा दिया, यानी कि जो समीकरण है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, बस इतना सा फर्क है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये हो जाएगा माइनस का 2x, और इसको वहां भेज दोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2 लाख माइनस 2,10,000। ठीक है, ये क्लियर हो गया? 2,10,000 में से 2 लाख माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 10,000, माइनस का, माइनस से माइनस कट गया, x का मान आ जाएगा 5,000। तो पहली राशि में, पहले बॉन्ड में निवेश की गई राशि 5,000 और दूसरे बॉन्ड में निवेश की गई राशि कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? कितना था? 30,000। 30,000 में से माइनस कर दो 5,000 तो आपको मिल जाएगा 25,000। अब जब आप पहले बॉन्ड में 30,000 और दूसरे बॉन्ड में 25,000 निवेश करोगे ना, तब जाकर आपको 2,000 का ब्याज मिलेगा। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आया होगा। क्या था क्वेश्चन में बड़ा सिंपल कंसेप्ट था। 30,000 रुपए हैं, 2 अलग अलग बॉन्ड में निवेश करने हैं। पहले बॉन्ड से पहले वाले में हम चाहते हैं कि आपको 1,800 रुपए ब्याज मिले, तो हमने इस मेथड से किया था और यहाँ पर क्या लिखा? 1,800। दूसरे मेथड में हमारे को क्या चाहिए था? 2,000 रुपए ब्याज चाहिए, तो 1,800 की जगह यहाँ 2,000 लिखा और उसको सॉल्व कर लिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप अपने ऊपर ले सकते हो। मान लीजिए आपकी एक दुकान है, आपकी दुकान में रसायन विज्ञान की 10 दर्जन किताबें हैं। अगर आपको दर्जन नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, एक दर्जन के अंदर 12 होती है संख्याएं, तो ये कह रहा है 10 दर्जन है, यानी 120 किताबें आपके पास रसायन विज्ञान है। और ये हो जाएगा 12 × 8, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्टे 96। तो आपके पास 8 दर्जन जो है वो क्या है? भौतिक विज्ञान की किताबें हैं। और यहाँ पर 120 किताबें आपके पास अर्थशास्त्र की है। प्रति पुस्तक का विक्रय मूल्य 80 है, यानी कि रसायन विज्ञान का 80, ये रसायन विज्ञान है। और ये आपके पास भौतिक शास्त्र है और ये आपके पास अर्थशास्त्र है। आपसे ये पूछा गया है इन किताबों को बेचने पर आपको कुल धनराशि कितनी प्राप्त होगी। बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, आपको क्या ज्ञात करना है? कुल धनराशि। तो बड़ा सिंपल तरीके से हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। देखिए सेम तरीका मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं किस तरह से करना है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ये कितना हुआ? 120 और ये कितना हुआ? 96 किताबें। और यहां पर कितनी हुई? 120। अब मुझे एक बात बताइए, हमने इसको कन्वर्ट क्यों किया? क्या बिना कन्वर्ट करे क्वेश्चन किया जा सकता था? नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है? दर्जन के अंदर दिया हुआ है। यहाँ पर आपको दर्जन में दिया हुआ है, तो आपको पहले दर्जन को, क्योंकि यहाँ पर पुस्तकों की संख्या दी हुई है, पुस्तकों का मूल्य दिया है और प्रति पुस्तक मूल्य दिया है। अगर दर्जन आपको ये दिया होता ना कि एक दर्जन का मूल्य इतना है, तब हम उसमें रख सकते थे, लेकिन यहाँ पर आपको प्रति पुस्तक दिया है। आप समझ रहे हो? आपको यहाँ पर देखिए, आप इसे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो। आप देखो ना, यहाँ पर ये कितना दिया है? 80 दिया है और ये एक किताब का मूल्य है। और यहाँ पर इसने क्या कहा? 10 दर्जन, यानी 120 किताबें हैं। समझ में आ रहा है?
तो यहाँ पर आपको आव्यूह से सॉल्व करना है कि इसे किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है आव्यूह गुणन द्वारा। तो बड़ा सिंपल सा है, हम क्या करेंगे, सिंपल लिख दीजिए। देखिए 120 किताब रसायन विज्ञान, ये पुस्तक हो गई आपके पास, ये 96 है और ये 120 है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया एक निकालना हो, जब एक मान निकालना हो मान को, तो हम इस तरह से लिखते हैं। और यहाँ पर आप देख लीजिए इसका मूल्य इतना है, इसका मूल्य इतना है, इसका मूल्य इतना है, बराबर हमने कुल धनराशि मान ली x, इसे x मान लेते हैं। ठीक है, अब इसे गुणा कीजिए, गुणा करोगे तो 120 गुणा 80, 96 गुणा 60 और 120 गुणा 40 बराबर x। सॉल्व करो इसको, 12 पंजे 60, 12 सिंह 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 960, 12 और ये 9600, 6 6 36, 3 6 9 6 54, 55 56 57, ये हुआ, ये हो जाएगा 12 3 36, 12 चौक 48, 2 जीरो और आ जाएंगे। समझ में आया? अब इन सबको जोड़ लीजिए और यही पुस्तक का मूल्य है, मतलब टोटल धनराशि, पुस्तक का मूल्य नहीं, टोटल धनराशि जितनी आपको इन सबको बेचने पर जितनी धनराशि आपको प्राप्त हुई वो राशि आ जाएंगी आपके पास। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपके अगर कंसेप्ट क्लियर हैं तो आपको ये क्वेश्चन इजीली आ जाएगा। आप समझिए, P और Y और W और Y इन दोनों के योग को परिभाषित होने के लिए इस पे क्या प्रतिबंध होगा। अब आपको सबसे पहले एक बेसिक कंसेप्ट समझना है, क्या, जो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं गुणन प्रक्रिया में। दो आव्यूह का गुणन कब संभव होता है, जब जैसे मान लीजिए 1 गुणा 2 है तो ये 2 गुणा 3 है, तो यहां पर अगर पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या और दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या बराबर हो तभी ये दोनों संभव हो सकते हैं, अदरवाइज ये संभव नहीं होंगे। और इनसे जो आव्यूह बनेगा उसकी कोटि होगी 1 गुणा 3। यह आपको समझ आया होगा। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर मैंने दिया है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, आपको लिखा हुआ है। तो हम मान लेते हैं कि P एक आव्यूह है, ये आव्यूह है, अकेला एलिमेंट नहीं है, एक अकेला अवयव नहीं है, ये एक पूरा आव्यूह है। तो P एक आव्यूह है और इसका हम मान लेते हैं ऑर्डर P गुणा K। ठीक है, इसी तरह Y है और Y का हम मान लेते हैं 3 गुणा K। ठीक है, अब देखिए, अब ये P और K ये दोनों अगर बराबर हुए, यानी K बराबर अगर 3 हुआ तब तो इनका गुणा संभव है, अदरवाइज संभव नहीं होगा। ठीक है, अब इनसे जो आव्यूह बनेगा उस आव्यूह की कोटि होगी P गुणा K, ये वाला P और ये वाला K, जैसा कि इसमें बना था। ठीक है, अब यहां पर बराबर प्लस में इधर क्या दिया हुआ है आपको, W। तो आप यहां देख सकते हो ये कितना है P गुणा K और ये कितना है 3 गुणा K। अगर हम इसे मान लें n गुणा 3 और यहां पर y जो आपको दे रखा है वो हमने कितना लिया है 3 गुणा K, और इसके अलावा तो हो भी नहीं सकता क्योंकि यहां पर अवयव देखिए ये दोनों बराबर हैं तो ये गुणा हो सकते हैं। तो इनसे जो आव्यूह बनेगा उसकी कोटि होगी n गुणा K, ये समझते हो, n गुणा K, ये इसकी कोटि हो गई। ये क्लियर हुआ आपको अच्छे से, जैसे यहां पर ये P, अब आप इसमें देख सकते हो P गुणा K और n गुणा K, यानी आपके पास दो आव्यूह है। पहले आव्यूह का मतलब इनको गुणा करने पर आपको एक आव्यूह प्राप्त हुआ और उसकी कोटि है P गुणा K, और यहां पर आपको एक आव्यूह प्राप्त हुआ जिसकी कोटि है n गुणा K। ये क्लियर हुआ। अब अगर ये दोनों बराबर हुए तब तो ये जुड़ सकता है, अन्यथा ये नहीं जुड़ेगा। तो इसके ऑप्शन से अगर आप इसको सॉल्व करोगे, इसके जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अगर आप उनसे इनको सॉल्व करोगे क्वेश्चन को तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो इसे देखकर आप बता सकते हो यहाँ पर क्या है, P बराबर क्या हो रहा है, एक तरह से n हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका इसे हम लिखते हैं ना पंक्तियों की संख्या और इसे हम लिखते हैं स्तंभों की संख्या। ये पंक्तियों की संख्या है और ये स्तंभों की संख्या है। अब एक बात ध्यान रखना, आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर आपने गुणा किया जब तो ये बता रहे हो, एक बात ध्यान रखो, ये प्लस है,
जब गुणा होता है तो हम ये देखते हैं इसके स्तंभों की संख्या और इसकी पंक्तियों की संख्या, लेकिन यहाँ पर क्या है, जोड़ हो रहा है, योग हो रहा है। और जब योग हो रहा है तो यहाँ पर हम अब देखिए इसमें पंक्ति कितनी है p, इसमें पंक्ति कितनी है n, तो इसका मतलब हुआ p बराबर n। इसमें स्तंभ कितने हैं k, इसमें स्तंभ कितने हैं k बराबर होना चाहिए, तो k हम 3 मान लेते, तो p बराबर n, k बराबर 3 इसका आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाते हैं। अबस अदे वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें इनके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तब आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका अबस अदे वाला है। आप यहाँ देख सकते हो n बराबर p दिया हुआ है, ये पूछ रहा है कि इसकी कोटि क्या होगी। अब आप कोशिश करना कि इसे अबस अदे वाले मेथड से ही करो, इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। वैसे देखिए जो कोटि x की होगी वही कोटि z की होगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में माइनस लगा हुआ है, और हम पढ़ चुके हैं जब जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उनकी कोटि समान रहती है। जब भी हम जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उनकी कोटि समान रहती है। तो यहाँ पर इनकी कोटि क्या होगी, समान। क्या होगी इनकी कोटि, 2 गुणा n। ऐसा क्यों है, क्योंकि आप देख सकते हो इसमें n और p तो पहले से ही बराबर है। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन किया उस क्वेश्चन को देखना, उसी से ये लिंक है। और अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग जरूर करना, क्योंकि जिनके बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं उनको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा। देखिए अगर आपके पास समय हो तो आप मैट्रिक्स वाला आव्यूह वाला चैप्टर वापस देख सकते हो, आपके समय से ज़्यादा कोई कीमती नहीं है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी और उसमें हम बात करेंगे सममित और विषम सममित आव्यूह की और कुछ क्वेश्चन की। चलिए इजाज़त दीजिए, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।